इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की श्रृंखला का अगला भाग और जिसका नाम है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। हम इसको पढ़ेंगे आज और देखेंगे इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहले देखेंगे इसका भाग एक कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी यूपीएससी वैसे यूपीएससी में तो ज़्यादातर अब साइंस का कम हो गया है, लेकिन यूपीपीसीएस प्री में यूपीपीसीएस प्री में अच्छा खासा वेटेज है इसका। पीसीएस प्री में अच्छा खासा वेटेज है, तो आप इसको देखना। चलिए शुरू करते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि क्या होता है, तो कंकाल और मांसपेशीय जो तंत्र होता है वो एक आकृति प्रदान करती है। जैसा आपका कंकाल होगा वैसे ही हमारी आकृति बन जाएगी। शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। सहारा देती है, दृढ़ता देती है और गति भी प्रदान करती है। ये सब मानव का कंकाल और मांसपेशीय तंत्र काम करता है इस तरीके से। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला होता है बाह्य एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। ये एक्सो का मतलब ई एक्स से ध्यान रखना है, ई एक्स एक्सिट तो यानी एक्सो यानी बाहर का। दूसरा अंत कंकाल एंडो स्केलेटन। तो बाह्य कंकाल तंत्र और फिर अंत कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाहर वाले में कौन कौन से आएंगे, बाल, यानी आप ध्यान रखना जो बाल है वो कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। रोम, नाखून, ये सब बाह्य में आता है। अतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर यानी स्केलेटन, जो फ्रेम है अंदर का, हड्डी वगैरह है, वो सब आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला अक्षीय कंकाल में और दूसरा उपांगीय कंकाल में। अक्षीय और उपांगीय, और ये कौन सा है, अंदर अंदर वाला, अंत वाला। वयस्क मानव में 206 बोन्स पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं। तो ये तो हर बच्चे को पता होता है, 206 हड्डियां होती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय एक्सियल और उपांगीय एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, यानी अलग अलग होती है। अक्षीय भाग में 80 होती है जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना नहीं पूछेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अब ये है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस होती है। स्टेपिस होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ये 6 क्लास का क्वेश्चन है। 6, 7, 8, चौथी, पांचवी, ये सभी में आता है ये प्रश्न बच्चों के स्कूल में। आपको भी ध्यान रखना है, जब बच्चों को याद होता है तो आपको भी याद होना चाहिए। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। फीमर जो जांघ में पाई जाती है, जो हमारा पैर होता है उसके जांघ में पाई जाती है। पैर की ऊपर वाली हड्डी जो हमारे कूल्हे से जुड़ी हुई होती है उसको फीमर बोला जाता है। तो दो हड्डियों के नाम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, एक है फीमर और दूसरा है स्टेपिस। फीमर है सबसे बड़ी और स्टेपिस है सबसे छोटी। फीमर पाई जाती है आपकी जांघ में और स्टेपिस पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी जो स्कल होती है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। ठीक है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, वो सिर्फ एक खोपड़ी नहीं होती, उसमें भी है ना छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, और उसकी जो संख्या होती है वो 29 होती है। और हाइओइड सहित, यानी हाइओइड एक हड्डी होती है, उसके सहित मिलाकर के 29 होती है। अब इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। इनमें से जो 8 होती हैं वो क्या बनाती है, मस्तिष्क के चारों ओर का यानी मस्तिष्क का कपाल, ये क्रेनियम बनाती है, कपाल। ठीक है, जो ब्रेन केस होता है उसी को बोला जाता है कपाल, क्रेनियम, वो बनाती हैं। और कितनी हड्डियां बनाती हैं, 8 हड्डियां बनाती हैं। शेष हड्डियों में 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं, और जो बाकी हड्डियां हैं 29 में से, उसमें से जो 14 हड्डियां वो क्या बनाएंगी, चेहरे का कंकाल बनाएंगी। यानी हमारे जो चेहरे में हड्डियां आप देखते हो भूत वगैरह की फिल्मों में जो, और लैब में वगैरह जो स्केलेटन रखा रहता है, तो उसमें जो चेहरे के जो कंकाल होता है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। और तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं। ठीक है, मध्य कर्णों में जो कान बान की वाली अस्थियां होती हैं। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। तो हमने एक और हड्डी देखी, वो कौन सी होती है, हाइओइड। हाइओइड जो बोन होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है मैंडिबल और कंठ के बीच में होती है। कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। तो देख लेते हैं हम इसका फिगर। ये रहा मैंडिबल, यहाँ पर जो हमारी ये टुड्डी सी होती है ये मैंडिबल, और लिरनेक्स जो इसी को बोला जाता है कंठ, गला जो होता है उसके ऊपर जो होती है वो है हाइओइड बोन, यहाँ पर बीच में। तो ये कहाँ पर होती है, जीवा के नीचे होती है।
तो ध्यान देना, अगर हाइयोट के बारे में पूछा जाए तो जीवा के नीचे बताना उसे। अब नेक्स्ट है मनुष्य के कशेरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी 26 यानी शिशुओं में 33 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसे वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है। वो कितनी हड्डियों से बनी होती है? 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, लेकिन शिशु में इसकी संख्या 33 होती है। इसलिए शिशु का जो शरीर होता है वो इतना लचीला होता है, और जो बड़े होते होते ये हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं और वो 26 ही रह जाती हैं। तो ये 26 होती हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि शिशु में कितनी होती हैं और एक वयस्क में कितनी होती हैं। अब जिन्हें कशे रुकाएं या वर्टेब्रिल कहते हैं, वर्टेब्रिया कहते हैं, गर्दन का पहला कशेरुक, जो गर्दन का जो पहला कशेरुक होता है वो एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि गर्दन को जो साध के रखता है उस हड्डी को क्या बोला जाता है, तो एटलस वर्टेब्रा कहा जाता है उसे। ये नाम याद रख लेना, एटलस वर्टेब्रा, ठीक है, कशेरुक। अब मनुष्य के शरीर में पसलियों, जो रिब्स होती हैं, छाती की हड्डियां जो होती हैं, उसकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। 12 जोड़ी होती हैं, 12 दूना 24, यानी कुल हो गई 24। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर स्टर्नम, ये ना ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों पे ध्यान दिया करो इसमें। उरोस थी, ये थोड़े कठिन होते हैं। स्टर्नम इन्हें बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि साइंस ज़्यादातर है ना, इनके जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो जैसे रिब केज हो गया, रिब केज पसलियाँ, ये तो आसान है याद करना, आमतौर पर बोले भी जाते हैं। लेकिन जो उरोस थी ये आमतौर पर नहीं बोले जाते, तो इसको स्टर्नम से याद रख लो। तो ये प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर स्टर्नम से तथा पीछे की ओर थियोरेटिक वर्टेब्रा से संधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं। जो बेलनाकार पिंजड़ा बना दिया, जिसमें आते हैं फेफड़े, हृदय व अन्य अतरंग अंग, जो अंदर के जो अंग होते हैं वो स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं से बना होता है। 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं इससे पूरा बना हुआ है। ऊतक हो गए, अंग हो गए और अंग तंत्र जितने भी होते हैं वो सब इसी से बने होते हैं, तथा इन सबके सम्मिलित कार्य की के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। जब ये पूरा एक साथ एक फंक्शन करते हैं, पूरा एक सिस्टम बन जाता है, और उसी से हमारा शरीर क्या होता है, अस्तित्व में बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो जल से बना होता है, जो हमारा शरीर का जो अधिकतम भार है सबसे ज़्यादा उसमें क्या है, जल होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। तो जितना भी हमारे शरीर में पानी होता है 60 से 70% होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और जब उनका कंपटीशन होता है तो उनके है ना मसल्स बहुत दिखाई देने लग जाते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने मसल्स को दिखाने के लिए ना पानी बिल्कुल पीना बंद कर देते हैं 2-3 दिन के लिए। उनके शरीर में इतनी पानी की कमी हो जाती है कि बस फैट ही दिखाई देता है। और जैसे ही वो पानी पियोगे तो आपका फैट इतना नहीं आएगा। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से अपना फैट दिखाना है, जब मसल्स को दिखाना है, शेप वगैरह, तो आपको पानी पीना कम करना पड़ेगा। लेकिन ये खतरनाक भी होता है। फिर जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। जो जीव तंत्र के जो अन्य अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वो जल में घुले रहते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जो है जल ही होता है। इन सभी में जल होते हैं। कोशिका द्रव्य में भी जल होता है, उत्तक के जो द्रव्य है वो भी जल होता है, रुधिर प्लाज्मा में भी जल होता है 19%, मूत्र में भी जल होता है 90%, स्वेद में भी जल होता है। अब मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्रधान रूप से बोला जा रहा है ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब आपको ऑक्सीजन की तो आपको पता ही, बचपन से हम लेते ही आ रहे हैं, कार्बन भी लेते हुए आ रहे हैं, और हाइड्रोजन भी चाहिए हमें, नाइट्रोजन भी, और कैल्शियम, फास्फोरस। ये बहुत 6 ऐसे तत्व हैं जो हमारे को चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना है, ये 6 तत्व आपको चाहिए ही, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। अब मानव शरीर के भार का 65% जो होती है उस वो ऑक्सीजन है, 65%। अब यानी जो पानी के बाद है उसके बाद है ऑक्सीजन। फिर 18% जो होता है वो कार्बन, फिर 9.5% होता है वो हाइड्रोजन, 3.5% मान लो नाइट्रोजन, फिर 1.5% हो गया कैल्शियम, और 1% क्या हो गया? फास्फोरस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6। इनका प्रतिशत ज़्यादा ध्यान नहीं है, बस एक का पहले का और सबसे कम का ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन, सबसे कम है आपका फॉस्फोरस। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो मानव जो हड्डियों में पाया जाता है, तो वैसे तो हम कहते रहते हैं कैल्शियम की बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है, तो वो पूरा नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ध्यान रख लेना, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी कि बस कैल्शियम याद कर लिया। तो कैल्शियम फॉस्फेट ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम फॉस्फेट। अब शल्य क्रिया यानी जो ऑपरेशन होता है उसमें
शल्य क्रिया में, ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ये पूछे जाते हैं कि कौन आर्थोप्लास्टी क्या में क्या होता है। तो आर्थोप्लास्टी में होता है कूल्हे का जो जोड़ होता है ना, उसको प्रतिस्थापन कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अर्थराइटिस, आपने नाम भी सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है और कभी कभी एडवर्टाइज में भी आता है अर्थराइटिस। कभी आपको उसकी दुकान पे गए होगे दवाइयों की, तो वहाँ पर भी इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लिखी रहती हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, अर्थराइटिस घुटना पकड़ के रखते हैं। तो वही अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य चिकित्सा क्रिया में किया जाता है। तो ये अर्थराइटिस जो किस में किया जाता है, आर्थोप्लास्टी में किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जोड़ों का जो दर्द होता है। अब लिगामेंट, लिगामेंट वह संयोजी उत्तक, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला उत्तक है, यानी टिश्यू है। ये एक टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ेगा उसे लिगामेंट बोलते हैं। हमारी हड्डियाँ सारी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और तो वो जो जिस चीज़ से जुड़ी हुई है उसी को लिगामेंट बोला जाता है। टेंडन, एक कंडरा छोड़ देना, टेंडन याद रखना, ठीक है। टेंडन जो होता है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। एक तो लिगामेंट हो गया, लिगामेंट का काम क्या होता है, दोनों हड्डियों को जोड़ता है। और जो टेंडन होता है ना, वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। यानी जो आपका मांस है ना पूरे शरीर का, वो जो हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो किससे वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है टेंडन की वजह से। तो यहाँ पे ध्यान देना, लेगामेंट जो होते हैं वो हड्डी, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, और टेंडन जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। और संयोजी मैंने बता दिया क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आगे नाखून, नाखून जो है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, ये हमने ऊपर भी देखा था, जो कि अल्फा किरेटिन के बने होते हैं। अब ये इनका नाम याद रख लेना, किसके बने होते हैं, अल्फा किरेटिन, ठीक है, अल्फा किरेटिन के बने होते हैं। अल्फा का ये निशान होता है ऐसा, ए टाइप सा, ऐसा। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। जो हमारा जो मृत कोश हमारी जो कोशिका होती है वो मर जाती हैं, तो उसके जो द्रव होगा ना, उससे निर्मित होते हैं ये, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसलिए हमें इन्हें काटने पर दर्द नहीं होता है, क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहता। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता। अब कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन फ्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। जो डेंटिस्ट बनते हैं वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन का यूज़ करते हैं दंत निर्माण में, ठीक है। और अस्थि में भी, हड्डी और दंत निर्माण में, जो अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो उसको जो दवाइयाँ दी जाएंगी ना, वो यही सारी दी जाएंगी, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। और जो दवाई खाएंगे उसी में इन तीनों तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित जो अधिकांश वयस्क स्तनी होते हैं, यानी जितने भी जो दूध पिलाने वाले जो होते हैं जानवर वगैरह, सारे मानव सहित वो क्या होते हैं, द्विदंती होते हैं। द्विदंती मतलब जिसके 2 दांत होते हैं एक साथ। तो ये डी व आई का मतलब होता है डाय, इसका मतलब होता है द्वि, दो। और यहाँ पर मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डाई होता है उसका मतलब होता है दो, और मोनो का मतलब होता है एक, मोनो। ऐसे होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मोनो का मतलब हो गया एक, कार्बन का एक एलिमेंट है, और इसमें डाई का मतलब दो है। तो यही द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। तो चवर्ण दांत कौन से होते हैं, द्विदंती होते हैं। और ये चवर्ण दांत, चवर्ण ये वाले होते हैं मोलार्स। ये मैं अभी बताता हूँ आपको कौन से होते हैं, बस ये ध्यान दो। तो चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जो होते हैं वो जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतियाँ होते हैं, जो 12 जो स्थायी होते हैं, ठीक है, 12 स्थायी चवर्ण दंत जो होते हैं वो एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है कृंतक यानी इंसिसर, दूसरा होता है रदनक कैनियन कैनायन, और तीसरा होता है प्रवर्णक या अग्र चरवणक, जिसे बोला जाता है प्रीमोलर्स, और फिर चौथा आता है चरवणक यानी मोलर्स। तो आप इन्हें इंग्लिश में याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृतंग से तो याद हो जाएगा, कृतंग काटने वाला है, इंसिसर वाला। और कैनायंस, इसे कैनायन से याद कर लेना, कैनायन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। मोलर्स से जो पहले आते हैं वाले प्रीमोलर्स। तो मैं इनका फिगर दिखा देता हूँ, ये रहा। तो पहले नंबर पर आता है इंसिसर, फिर कैनायन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये वाले 1 2 3, ये 6 7 8 ये हो गए आपके मोलर्स। वैसे पहले वाले उन्हें बोला जाता है प्रीमोलर्स। तो 4 और 5 नंबर वाले आ जाते हैं प्रीमोलर्स। उससे पहले ये वाला तीसरा वाला जो दांत है वो होता है आपका कैनायन, और जो पहला 2 दांत होते हैं इस साइड के वो होते हैं इंसिसर यानी काटने वाले। तो यही इसके हैं, पहले ये वाले हो गया,
और तीसरा, चौथा और छठा, ऐसे ही सारे दांत हो गए। और ये है सॉकेट ऑफ जॉ, यहाँ पे जहाँ पर फंसते हैं, इधर दांत फंसता है, इधर 3 दांत फंसेंगे मोलर्स, फिर इधर दांत फंसता है और इधर दांत फंसते हैं, ये सारे दांत इधर फंसते हैं। और ये कैसे होती हैं, ये इस तरीके से होते हैं। तो इंसिजर, कैनायन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सारे दांत होते हैं। अभी दांतों का दंत सूत्र है, ये यार रहने दो, इसे कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि 32 होते हैं नॉर्मली। अब मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग, जो दृढ़ भाग होता है वो कहता है एनामल होता है, दंतवलक एनामेल। एनामेल होता है जो दांत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, वही शरीर का सबसे बड़ा वो होता है, मजबूत भाग होता है। ये दांत के शिखर, जो क्राउन होता है, दांत का शिखर होता है, उस पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा और चमकीला होता है। जब जब हम ब्रश करते हैं तो इसी को साफ कर रहे होते हैं हम, एनामेल को, जो ऊपर का होता है। अब ये मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब किस किस का बना होता है ध्यान देना, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दो का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में, कोई भी भारी वस्तु होगी उसको उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जो जबड़ा होता है हमारा, उसकी जो मांसपेशियां सबसे मजबूत होंगी, आप उससे बहुत कुछ उठा सकते हो। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। 975 पाउंड का वजन इन्होंने उठाया है किसी ने। अब स्टर्नम हो गया, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला, ये सारे इंग्लिश के ही हैं, ठीक है। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला, क्रमशः ये ब्रेस्ट बोन जो होती है सामने की, और कॉलर बोन होती है, जिसे क्लेविकल बोला। वैसे तो कॉलर बोन होती नहीं है, जैसे हमारी ये गर्दन हो गई और ये हमारा ये ऐसे शोल्डर हो गया ऐसे, तो ये वाली जो हड्डी होती है ना, ये कंधे वाली, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। लेकिन कॉलर बोन तो नॉर्मली बोल दिया जाता है, कॉलर बोन जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसे ना वैसे बोला जाता है क्लेविकल, तो क्लेविकल से ही आप भी याद रखना। फिर पटेला और स्कैपुला, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर है नी कैप और शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां हैं, ये सारी इसी से संबंधित हड्डियां वगैरह हैं। अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, जो अधिकतम भार है वो किसका बना, अभी हमने देखा था, वो बना है जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। और एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भार जल होता है। जो एक नवजात बच्चा होता है उसका कितना होता है, लगभग 75% भाग। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक यानी सॉल्वेंट है। जो किसी चीज़ को घोल लेता है वो सॉल्वेंट होता है, वो सबसे उत्तम है, यानी हर चीज़ को घोल लेता है ये। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तत्व तरल जो है जल ही होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, हमने देखा था एक वयस्क जल प्रतिशत कितना होता है, 65% वयस्क मानव शरीर में बोला जा रहा है। और ये यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है। मानव शरीर में होता है क्या होता है, लगभग 70% पानी मानव शरीर में होता है। हमारे शरीर का लगभग अधिकतम भाग जो है जल से बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। अब मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, किस तत्व का प्रतिशत, अभी हमने देखा ये होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ही है, इसलिए ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65% है। इसके बाद आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम फॉस्फोरस। मैंने बताया था आपको कि सबसे ऊपर वाला याद कर लेना और सबसे नीचे वाला, तो सबसे नीचे वाला होता है फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा वाला होता है आपका ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व तो वो है ऑक्सीजन। अभी हमने देखा, ये भी यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है। अब मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पाया जाता है तो ये कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पर सब कैल्शियम ही है, इसलिए यहाँ पर कैल्शियम होगा। फिर वयस्क मानव में होता है तो 206 अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय, एक्साइल तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के माध्यम से ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में मध्य में क्या पाया जाता है, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तथा इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है
तो अभी तक ज्ञात 206 हड्डियां हैं। अब नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 वर्ष की आयु में बोला जा रहा है, तो 20 वर्ष में आपकी होगी 200, 206 तो वैसे ही होती है, तो इसमें तो कोई सी भी नहीं होगी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो कि कुल मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो वृहद भाग अक्षीय और उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां मानव शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन है सबसे छोटी हड्डी? तो अभी हमने देखा था स्टेपिस सबसे कान की जो छोटी हड्डी है, और ये देखो यूपी में 2 बार आ रखा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो मानव मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर है, जो कहाँ पर है? जांघ में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, अभी देखा था हमने कान में पाई जाती है। ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अभी देखा था हमने 28 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां अस्थियां? 28 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल जो ब्रेन केस होता है अर्थात कपाल क्रेनियम होता है उससे बनाती है। अब शेष हड्डियों में 14 जो हड्डियां होती हैं हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां यानी ईयरबोन होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाई हाइयोड, अभी हमने जो फिगर देखा था ये वही क्वेश्चन है। हाइयोड नामक एक और अस्थि मैंडिबल और कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। अब प्रश्न नेक्स्ट है कि कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा लवण है वो? कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। हमें इसलिए मैंने बोला था कैल्शियम को ही याद मत करके जाना, कैल्शियम से नेक्स्ट भी कर लेना। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर कन्फ्यूजन होगी तो नॉन में कन्फ्यूजन हो जाएगी। कैल्शियम का फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये होते हैं आपके 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12, हमने देख लिया था ये। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल जो संख्या होती है 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर होती है स्टर्नम तथा पीछे की ओर वक्षीय कर्शेरुकाओं यानी थ्योरेटिक वर्टेब्रा से संबंधित होती हैं। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियां मिलकर एक लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, जिसमें फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या फिर पाया तथा पैर फुट्स में बटी होती हैं। जो हमारा 3 होते हैं, सबसे पहले थाई आती है, फिर जंघा आता है या फिर रस या स्नैक, फिर पैर आता है। ठीक है, 3 टाइप होते हैं। और हमें बचपन जब हमें बस यही पता रहता है कि 2 ही हैं, एक ऊपर जांघ हो गई और पैर हो गया। तो जांघ और के बीच में पैर के बीच में आता है जंघा। जांघ में सिर्फ एक हड्डी जो है फीमर होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी होती है फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी अथवा तथा सबसे भारी हड्डी होती है। अब जैसे आपने है ना एक वो जब महाभारत में दिखाते हैं द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, तो वो दुर्योधन बोलता है कि इसको मेरी जंघा पर बिठाओ। तो वो जंघा बोलता है, जांग नहीं बोलता है, यानी वो थाई हड्डी नहीं बोलता है, वो अपनी थाई पे नहीं बिठाता। वो कहता है मेरी जंघा पर बिठाओ, यानी पाया पर बिठाओ। समझे? ना ही पैर पे, तो बीच वाली हड्डी पे बिठाने की बात करता है। और जो जंगा जांग पे तो है ना फीमर हड्डी होती है। अब जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग होते हैं, टारसस, सोल और टॉस। ये सारी चीज 3 होती हैं। तो जो जंघा वाली बात होती है जो बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी टिबिया और फिबुला होती हैं? टिबिया और फेबुला। मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर है, ये पैर का चित्र है। देखो ये रहा। तो यहाँ पर ये रहा टिबिया, ये जो लंबी वाली हड्डी आ रही है ये वाली, ये आपकी टिबिया। और उसके जो पीछे एक और हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है हमारे हाथ और पैर में सामने, तो उसको बोलते हैं फेबुला। ये 2 हड्डियां हैं, टिबिया और फेबुला। जब फ्रैक्चर होता है, ये सामने की जो हड्डी होती है जिसपे आप फुटबॉल मारते हो वो यही होती है। बॉल बैट या कुछ भी मारते हैं वो सामने ये होती है। इससे पीछे वाली हड्डी दूसरी वाली ये वाली होती है, उसे बोलते हैं फेबुला। अब नेक्स्ट है शल्य क्रिया में यानी ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी। जो क्वेश्चन था आर्थोप्लास्टी क्या होता है, तो हमने देख लिया था कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। अब ये पहले से ही मैंने पढ़ा हुआ था और इसलिए हाईलाइट वगैरह हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से पढ़ के आया, पहले से तो पढ़ा ही है भाई, हर टीचर पहले से ही पढ़ करके आता है। तो मैंने भी पहले पढ़ा है, रिवाइज हो रहा है, इसलिए लगा हुआ है सारा। अब ये यूपी पीसीएस में आया था,
ठीक है। तो कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन यानी जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसके ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? ऑर्थोप्लास्टी बोला जाता है। ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है, जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टी का जो उद्देश्य है वो दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना और मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों के का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक प्लास्टिक उत्तक, ये जो टिश्यू होते हैं जो हड्डियों में एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु। मैंने बोला था आप इंग्लिश में ध्यान रखना, लिगामेंट। अब लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, और मैंने बताया था जो हड्डियों को पकड़ के रखता है वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़े का निर्माण करता है। अब दांतों पर जमी जो परतें होती हैं वो कौन सी होती हैं? भोजन के कण, थूक, अम्ल और बैक्टीरिया से बनती है। जो भी हम खा लेते हैं उसी से ही ना हमारे दांतों के ऊपर कुछ परतें जम जाती हैं, वो यही होती हैं। इसलिए कहते हैं कुल्ला करना चाहिए ठीक से, और ब्रश भी करना चाहिए रात को सोते समय। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। भोजन का ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख का सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। जो थूक कहते हैं ना, क्या है? तो मुख का ना सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी देखा होगा, कभी थूक नहीं बन पाता, यानी उसमें पानी की कमी हो जाती है। अब मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न देख लेना, जो मुख अम्ल में क्या होता है? लार से जो स्रावित होता है, कौन सा? टाइलिन एंजाइम। पूछा जा सकता है ये कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। लार का जो पीएच मान होता है 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत का के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। अब नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, ये हमने देख लिया था, क्योंकि वो मरे हुए होते हैं। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, में रक्त का संचरण नहीं होता। नाखून बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, जो कि अल्फा कैरोटीन बताया था, अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं, और इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता, क्योंकि मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु, अस्थि और दंत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है? तो हमने देख लिया था, सोडियम सोडियम पोटेशियम, लोह और कैल्शियम। तो ये होगा कैल्शियम और फॉस्फेट। मैंने बताया था कैल्शियम को ध्यान में मत रखना, सिर्फ कैल्शियम के साथ और भी चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर भी कैल्शियम है, ऊपर भी कैल्शियम है, यहाँ पर भी कैल्शियम है। तो कितने सारे कैल्शियम, और लोहा तो होता ही नहीं है, सोडियम पोटेशियम भी नहीं होता। तो कैल्शियम, यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, कैल्शियम सोडियम होगा, कैल्शियम फॉस्फेट्स होगा। तो कैल्शियम और फॉस्फेट होगा, फॉस्फोरस। अब कैल्शियम फॉस्फोरस अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी के से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसमें आयोडीन आवश्यक नहीं होता। तो कैल्शियम तो आवश्यक होता है, अभी हमने देख लिया, फॉस्फोरस भी होता है और फ्लोरीन भी होता है, बस आयोडीन नहीं होता। अब कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होता है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। आयोडीन जब खाते हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, जिससे गला का रोग घेंगा हो जाता है, वो इसी की कमी से होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये है 20 दांत। 20 दांत हमने देखा था 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जिन्हें द्विस्तनी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंती होते हैं। 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनायन और प्रीमोलर्स और मोलर्स। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? कौन सा सबसे है? वो है दंतवल। जो दांत का जो एनामेल है वो हमारा सबसे वो कठिन दृढ़ भाग है, बहुत ठोस है, हार्ड है। और ये किसका बना होता है? ये मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, ध्यान पढ़ लेना। फौलाद को टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है, समझे? बारूद को अगर इसे टकराओगे तो चिंगारी निकलेगी। अब मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ हैं? तो जबड़े में। ये भी हमने देखा था, सबसे जबड़े में मांसपेशियां, सबसे ज़्यादा मजबूत जो मांसपेशियां हैं वो आपकी जबड़े में होती हैं। अब प्रश्न पहले इसका देख लेते हैं। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया हुआ था, और 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को बताना है क्या क्या होगा। तो इसमें ब्रेस्ट बोन, इंग्लिश में देखते हैं, ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। अब ये किस किस से मैच कर रहा है? तो ब्रेस्ट बोन करता है आपका स्टर्नम से। कहाँ गया स्टर्नम? ये रहा, ब्रेस्ट बोन आपका आ गया स्टर्नम। कॉलर बोन मैंने आपको बताया था, कॉलर बोन किससे होता है? क्लेविकल।
क्लेविकल होता है, ये कॉलर बोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब नी कैप से आता है आपका पटेला, पेटला, और फिर आपका शोल्डर ब्लेड से आ जाता है स्कैपुला। ये इसके मैच हो गए। ये सारे ना एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहे। अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप है ना एनसीईआरटी देख लो एक बार, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि उसमें पढ़ोगे तो एक बार 6 7 8 9 10 की पढ़ लो, अपने आप है ना सारे वर्ड याद हो जाएंगे आपको। और ये 2001 में पूछा गया था आईएएस में। तो ब्रेस्ट बोन जो होता है वो स्टेनम से जुड़े होता है, कॉलर बोन, क्लेविकल, नी कैप, पटेला और शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। अब नेक्स्ट है, ये भी अस्थियां और नाम दिए गए हैं। अब इसमें ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड। देखो इसमें ये ऊपर देखो, ये हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। आईएएस वाले पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका आरएएस का, इसमें सब ये सेम वही क्वेश्चन उठा दिया है, बस इंग्लिश में दे दिया है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड। इधर भी स्टर्नम, और ये रहा स्टर्नम, स्कैपुला, पटेला और क्लेविकल, सब इंग्लिश में दे दिया, सवाल वही उठा दिया 2001 से 2013 में। इसलिए कहते हैं ये सवाल इंग्लिश में ना याद होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया आज का, ये सारा हमने देख लिया। और इसे देख आपने ये भी देखा कि कितने सारे प्रश्न बनते हैं। मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान हमने ये पूरा देख लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।